गुड मॉर्निंग ऑल। ये लेक्चर पेरिडोंटल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आज हम ये डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बीडीएस के लिए ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल है। ये उसका हिंदी वर्जन है। इससे स्टूडेंट को हिंदी लैंग्वेज समझने वाले पेशेंट से कम्युनिकेट करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं लेक्चर। जैसा कि मैंने बोला कि ये लेक्चर फाइनल ईयर बीडीएस स्टूडेंट के लिए है। दी हुई स्क्रीन पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट नोट हैं जो इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन। Regenerative periodontal therapy comprise procedure which are specially designed to restore those part of tooth supporting structure that has been lost due to periodontitis. जो स्ट्रक्चर पेरिडोंटाइटिस से चले गए हैं उन स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना, इसे कहते हैं पेरिडोंटल रीजनरेटिव सर्जरी। तो आइए देखते हैं कि पेरिडोंटाइटिस से कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे लॉस हो जाएंगे जिसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं। स्लाइड के राइट हैंड साइड पर हम देख सकते हैं हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जंक्शन एपिथेलियम सीमेंटो इनेमल जंक्शन पर है और एल्वियोलर बोन इंटैक्ट है और उसका हेल्दी पेरिडोंटल लिगामेंट है। जबकि ऑपोजिट साइड हम देख सकते हैं प्लाक और कैलकुलस के एक्यूमुलेशन की वजह से डीप पॉकेट बन गई है और टिश्यूज का ब्रेकडाउन है। सीमेंटम एक्सपोज हो गया है, पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर का ब्रेकडाउन है और एल्वियोलर बोन हमारी रिजॉर्ब हो गई है। तो ये सब स्ट्रक्चर पेरिडोंटाइटिस होने की वजह से हमारे लॉस हो गए हैं। तो हमें इसको रिस्टोर करना है, हमें ये सब स्ट्रक्चर को। तो इसका मतलब हमें क्या रिस्टोर करना है? हम चाहते हैं हमारी बोन रिस्टोर हो, हम चाहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट को रिस्टोर करना, हम चाहते हैं अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू जिंजाइवल एपिथेलियम को रिस्टोर करना और सीमेंटम को रिस्टोर करना। अब हीलिंग की बात करते हैं। Once we get rid of plaque and calculus that is there by doing thorough scaling and root planning, हम thorough scaling और root planning करके plaque और calculus को यहाँ से हटा देंगे। और हम जब हीलिंग होगी तो हीलिंग कहाँ से होगी? वो होगी जिंजाइवल एपिथेलियम से, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से, पेरिडोंटल लिगामेंट से हीलिंग होगी और बोन से हीलिंग होगी और तभी ये सब स्ट्रक्चर रिस्टोर होंगे। टर्मिनोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बोन फिल, प्रेजेंस ऑफ बोनी टिश्यूज विद इन द पेरिडोंटल ऑस्शियस डिफेक्ट फॉलोइंग थेरेपी। बोनी टिश्यूज का या ऑस्शियस टिश्यूज का ऑस्शियस डिफेक्ट में पाए जाना जब हम बोन ग्राफ्ट करते हैं। बोन ग्राफ्ट करने के बाद जो डिफेक्ट है वहाँ पर ऑस्शियस टिश्यूज का मिलना, उसे हम कहते हैं बोन फिल। रिपेयर। डिस्क्राइब हीलिंग ऑफ अ वुंड इन रिस्पॉन्स टू इंजरी इन एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रिपेयर का मतलब है हीलिंग ऑफ वुंड। रिपेयर इज हीलिंग ऑफ अ वुंड इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। न्यू अटैचमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू अटैचमेंट, तो इसमें न्यू अटैचमेंट में न्यू सीमेंटम बनेगा, न्यू कोलेजन फाइबर बनेंगे जो कि एरिया पेरिडोंटाइटिस से एक्सपोज हो गया था। अब हम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, हम क्यों करना चाहते हैं पेरिडोंटल रीजनरेटिव सर्जरी? हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एरिया पेरिडोंटाइटिस से एक्सपोज हो गया था उसमें नया सीमेंटम बने, नई बोन बने और नया पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर बने, जिससे कि हमारा जो टीथ है उसके अंदर मजबूती आए,
पॉकेट का रिडक्शन हो। देखिए जो पॉकेट है, जो कि प्लाक और कैलकुलस से बनी है, हम नहीं चाहते कि ये पॉकेट बनी रहे, क्योंकि पॉकेट बहुत डीप, जो हमारे जिंजाइवल सर्कस की डेप्थ होती है 2 to 3 मिलीमीटर, लेकिन पॉकेट क्या होती है, उसकी डीपनिंग होती है, और जितना ये डीप होगा उतना प्लाक और कैलकुलस ज़्यादा होगा और उतना ही पेशेंट को ये एरिया क्लीन करना मुश्किल होगा। इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास पॉकेट डेप्थ हो, हम चाहते हैं पॉकेट का रिडक्शन हो। क्लिनिकल अटैचमेंट गेन, क्लिनिकल अटैचमेंट, जो एरिया क्लिनिकली विजिबल हो चुका है, हम चाहते हैं उस पर फिर से नई अटैचमेंट हो पेरिडोंटल लिगामेंट की और कनेक्टिव टिश्यू का, और जो रूट एक्सपोज हो गई है वो फिर से कवर हो जाए नए स्ट्रक्चर से। बोन फिल ऑफ द ऑशियस डिफेक्ट, हम चाहते हैं कि जो बोन हमारी गई है वो वापस से नई बोन आ जाए। इसका मतलब हम चाहते हैं हेल्दी मेंटेनेबल इन्वायरमेंट। एक हेल्दी मेंटेनेबल इन्वायरमेंट अचीव करने के लिए हम पेरिडोंटल रीजनरेटिव सर्जरी करना चाहते हैं। अब हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ पेरिडोंटल रीजनरेशन हो गया है? तो उसको इवैल्यूएट करने के जो मेथड हैं वो है क्लिनिकल मेथड, रेडियोग्राफिक मेथड, सर्जिकल रीएंट्री और हिस्टोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट, क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड, इसका मतलब हमें क्या करना है कि हमें पेरिडोंटल प्रोब लेकर प्री ऑप और पोस्ट ऑप पॉकेट डेप्थ को चेक करना है, जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हाँ हमारी जो पॉकेट डेप्थ है वो रिड्यूस हुई है। और वो कब रिड्यूस होगी? जब अंडरलाइंग टिश्यूज हमारे वापस से बनना शुरू होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोब लेकर प्री और पोस्ट ऑप पॉकेट को कंपेयर करना है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ एरर इस मेथड में हमेशा रहता है, क्योंकि ये एक रिप्रोड्यूसिबल मेथड नहीं है। हम जितनी बार भी पॉकेट डेप्थ चेक करेंगे द फोर्स इट माइट वेरी। सेकेंड इज रेडियोग्राफिक मेथड। रेडियोग्राफिक मेथड में हम रेडियोग्राफ लेंगे और सीमेंटो एनामल जंक्शन से एल्वेओलर बोन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें हमें केयरफुल स्टैंडर्डाइजेशन रखना है ट्यूब का, फिल्म का, जिससे कि जो हमारा एक्सरे है वो बिल्कुल सेम आए, जिससे कि हम प्री और पोस्ट ऑप को कंपेयर कर सकें। और दूसरे मेथड क्या है? सब्सट्रैक्शन रेडियोग्राफी एंड कंप्यूटर असिस्टेड डेंसिटोमेट्रिक इमेज एनालिसिस, जिससे कि हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी मिलती है। तो ये रेडियोग्राफिक कंपैरिजन है प्री और पोस्ट ऑप का। सर्जिकल रीएंट्री। सर्जिकल रीएंट्री का मतलब है कि हम सर्जरी करके अपनी आंखों से देखेंगे कि कितना डिफेक्ट फिल हो गया है। ऑल्दो इट प्रोवाइड गुड व्यू, ये इट्स अ गुड टेक्निक टू सी वेदर रीजनरेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अननेसेसरी सेकंड प्रोसीजर। हमें दोबारा से सिर्फ देखने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब भी हम देखेंगे हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस टाइप की अटैचमेंट हुई है। हिस्टोलॉजिकल मेथड। हिस्टोलॉजिकल मेथड में हम टिश्यू ब्लॉक लेंगे, जिसको हम हिस्टोलॉजिकल सेक्शनिंग करके हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि हमें पता चलेगा कि लॉन्ग जंक्शनल एपिथेलियम फॉर्म हुई है, बोन फॉर्म हुई है, पेरिडोंटल लिगामेंट फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें टिश्यू को निकालना पड़ेगा आफ्टर डूइंग सर्जरी। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। हाँ, हम इसको कुछ एनिमल स्टडी में ज़रूर करके देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल टेक्निक हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉन बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड न्यू अटैचमेंट, जिसमें हम बोन ग्राफ्ट नहीं यूज़ करेंगे। बिना बोन ग्राफ्ट को डाले हम नया न्यू पेरिडोंटल लिगामेंट और न्यू बोन फॉर्मेशन अचीव करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर, और लास्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पेरिडोंटल रीजनरेशन नॉन बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड में
पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ जंक्शन एंड पॉकेट एपिथेलियम, जिसमें हम देखेंगे क्यूरेटाज, केमिकल एजेंट्स, अल्ट्रासोनिक मेथड, लेज़र और सर्जिकल टेक्निक लाइक ENAP। सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ एपिथेलियल माइग्रेशन, जिसमें हम कोरोनली एडवांस फ्लैप, गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन और बायोमॉडिफिकेशन ऑफ रूट सरफेस को पढ़ेंगे, लेकिन ये लेक्चर मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करूँगी। अभी हम सिर्फ नॉन बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड अटैचमेंट देखेंगे और बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड अटैचमेंट पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि नॉन बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड जो प्रोसीजर्स हैं उसमें हम क्या करना है। रिमूवल ऑफ जंक्शन एंड पॉकेट एपिथेलियम। सो रिमूवल ऑफ जंक्शन एंड पॉकेट एपिथेलियम इज डन बाय क्यूरेटाज। इसमें हम क्या करेंगे, जो इन्फ्लेम्ड है एपिथेलियम और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, हम उसको निकालेंगे इंस्ट्रूमेंट की मदद से। डिसएडवांटेज दैट इट्स नॉन रिलायबल प्रोसीजर बिकॉज वी कैन नॉट सी द प्रोसीजर विद आवर आईज। देखो हम इसको समझते हैं। ये देखिए पेरिडोंटाइटिस है प्लाक और कैलकुलस की वजह से। सी द इन्फ्लेमेशन इज देयर इन द जिंजाइवा एंड अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। बोन लॉस इज देयर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर इज देयर। पॉकेट इज डीप। तो हमें ये जो इन्फ्लेमेशन है हम नहीं चाहते हैं ये इन्फ्लेमेशन यहाँ पर रहे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इस जिंजाइवल मार्जिन को पूरा स्क्रैप करके निकाल देंगे और साथ में प्लाक और कैलकुलस को भी, जिससे कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। तो हमने पेरिडोंटल इंस्ट्रूमेंट लिया, पहले हमने टीथ को अच्छे से स्केलिंग और रूट प्लानिंग करी, उसके बाद हमने जिंजाइवल मार्जिन को जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है उसको स्क्रैप करके निकाल देंगे। ये देखिए ये पोस्ट ऑप है कि हाउ दिस margin of gingiva along with the inflammatory component it's being removed with the help of periodontal instrument. This is known as curettage. दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में भी सेम हमें पॉकेट की एपिथेलियम निकालनी है। इसमें हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं जैसे सोडियम सल्फाइड, फिनॉल, कैम्फर, सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें ये नहीं पता चलता कि ये केमिकल कितना डेप्थ तक जाएगा और कितना टिश्यूज़ को वो रिमूव करेगा, तो इसीलिए अब इस प्रोसीजर का यूज़ नहीं किया जाता। अल्ट्रासोनिक मेथड, रिमूवल ऑफ एपिथेलियम। सेम जैसा कि हमने पेरिडोंटल इंस्ट्रूमेंट से किया था, इसमें भी हमें एपिथेलियम निकालनी है, लेकिन हमें इसमें अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। लेकिन सेम जैसा कि मैंने पहले क्यूरेटाज में बोला था जो कि इंस्ट्रूमेंट से की जाती है, इसमें भी यही डिसएडवांटेज है कि हमें दिखेगा नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी डेप्थ तक हमारा इंस्ट्रूमेंट गया है, कितना प्लाक और कैलकुलस रिमूव हुआ है, और इसीलिए इट इज़ नॉट यूजुअली रिकमेंडेड। लेज़र का और टेक्निक से ऊपर एडेड एडवांटेज ये है कि जो लेज़र की लाइट होती है उससे जो बैक्टीरिया का बर्डन होता है हमारी पॉकेट में वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो रूट और इम्प्लांट के सर्फेसेस हैं वो डीकॉन्टैमिनेशन हो जाता है उनका। दूसरा ये बायोस्टिमुलेटरी है जिंजाइवल टिश्यूज़ के लिए, और जैसे कि मैंने समझाया कि बैक्टीरिया का इसमें लोड जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट है एक्सीजन न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, जैसा कि नाम बताता है एक्सीजन न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर, हमें टिश्यूज़ को निकालना है जिससे कि नया अटैचमेंट हो सके, लेकिन हमें फ्लैप नहीं रेज करना है, और थोरो स्केलिंग और रूट प्लानिंग के बाद हमें सूचर दे देने हैं। देखते हैं ये कैसे किया जाएगा। ये पेरिडोंटल पॉकेट है, प्लाक कैलकुलस, इन्फ्लेमेशन जिंजाइवल टिश्यूज़ में। अब हम बीपी हैंडल और ब्लेड की मदद से हम एक इंटरनल बेवल इंसिजन देंगे जो कि बॉटम ऑफ पॉकेट तक जाएगा
और उसके बाद हम ये सारे एपिथेलियम को निकाल देंगे। अच्छे से स्केलिंग और रूट प्लानिंग की जाएगी और फ्लैप को सूचर कर दिया जाएगा, लेकिन हमें फ्लैप को रेज नहीं करना है ENAP प्रोसीजर में। अब हम बोन ग्राफ्ट की बात करते हैं। बोन ग्राफ्ट, जैसा कि ये क्यों मैंने लिखा है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाइवा में भी पूछा जाएगा और आपको थ्योरी के लिए भी याद होना चाहिए। बोन ग्राफ्ट आर मटेरियल यूज फॉर रिप्लेसमेंट और ऑगमेंटेशन ऑफ बोन। तो इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यानी वो वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो याद रखने हैं, जिस वजह से वो क्वेश्चन का आंसर बनता है या वो डेफिनेशन बनती है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट करना है या हमें ऑगमेंट करना है बोन को, उस मटेरियल को हम बोन ग्राफ्ट कहते हैं। देखिए ये डिफेक्ट है बोनी, तो हमें फ्लैप रेस करके थोरो स्केलिंग और रूट प्लानिंग के बाद हमने बोन ग्राफ्ट उसमें फिल किया है, जिससे कि न्यू ऑशियस यानी न्यू बोन फॉर्म हो और ये जो डिफेक्ट था वो हमारा फिल हो जाए बोन से। आइडियल रिक्विजिट, जो बोन ग्राफ्ट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ऑस्टियोइंडक्टिव, वो इंड्यूस करे बोन बनने के लिए। प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल मीन्स जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि सही आएगा या कितना आएगा, वो हमें पता होना चाहिए। इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, बायोलॉजिकली कंपैटिबल होना चाहिए टिश्यूज में इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी, मिनिमम सीक्वेले, रैपिड वास्कुलराइजेशन एंड मिनिमम ऑपरेटिव हजार्ड्स। इंडिकेशन ऑफ पेरिडोंटल ऑशियस डिफेक्ट। इंफ्राबोनी डिफेक्ट, कहाँ कहाँ हम बोन ग्राफ्ट को यूज करेंगे? इंफ्राबोनी डिफेक्ट, फर्केशन इन्वॉल्वमेंट, इम्प्लांट के रिलेशन में, एक्सट्रैक्शन सॉकेट में, साइनस लिफ्ट में, रिज ऑगमेंटेशन, गाइडेड बोन रीजनरेशन एंड इन कॉम्बिनेशन विद गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या होते हैं ये डिफेक्ट और कैसे इन्हें हम बोन ग्राफ्ट से फिल करेंगे। इंफ्राबोनी डिफेक्ट, देखिए ये जो डिफेक्ट है ये एल्वेलर बोन के लेवल से एपाइकली है, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं या हम इंफ्राबोनी डिफेक्ट भी बोलते हैं। बोन के लेवल से अपाइकल होना, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंफ्राबोनी डिफेक्ट या वर्टिकल डिफेक्ट। तो बोन ग्राफ्ट की पहली इंडिकेशन ये है कि हम वर्टिकल डिफेक्ट में इसको यूज करते हैं जिससे कि और हमारी बोन बने। गाइडेड बोन रीजनरेशन, इसमें इस प्रोसीजर में हमें क्या करना है कि थिन एट्रोफिक रिज है, ईडेंचुलस रिज है पेशेंट की, जिसमें हम कोई प्रोस्थेसिस लगाना चाहते हैं या हम इम्प्लांट प्लेस करना चाहते हैं, लेकिन रिज इतनी एट्रोफिक है कि हम इसमें कोई प्रोस्थेसिस या इम्प्लांट नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये बोन बने यहाँ पर, तो हम इसको बोन को बनने में हम थोड़ा गाइड करेंगे, तो जिसे हम कहते हैं गाइडेड बोन रीजनरेशन। हम बोन की फॉर्मेशन को गाइड करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो हम उसमें जो डिफेक्ट है वहाँ पर हम बोन ग्राफ्ट रखेंगे, उसके ऊपर हम गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन मेम्ब्रेन रखेंगे और फिर उसको कवर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी अब बोन हमें ऑगमेंटेड मिली है, अब हम इसमें इजीली प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं या हम इम्प्लांट इजीली प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है साइनस लिफ्ट। देखिए ये मैक्सिलरी एरिया है जो कि बहुत एट्रोफिक है और हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिलरी साइनस है और ये मैक्सिलरी साइनस की मेम्ब्रेन है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑस्टियोटोमी साइट बनाएंगे और ये इस एरिया से हम बोन ग्राफ्ट पुश करेंगे मैक्सिलरी साइनस के एरिया में, जिससे कि जो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी और यहाँ ये जो एरिया है, ये जो हमें वैकेंट स्पेस मिला है, इसमें हम बोन ग्राफ्ट रख देंगे और इसके बाद हम अपना इम्प्लांट इसमें आसानी से रख देंगे। तो ये जो साइनस की मेम्ब्रेन है, इसको लिफ्ट करने के प्रोसीजर को हम साइनस लिफ्ट प्रोसीजर बोलते हैं।
और इसके बाद हम, क्योंकि इसकी अब हमारे पास एडिक्वेट डायमेंशन हो गई है बोन की, तो हम इजीली इम्प्लांट इसमें प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ग्राफ्ट की तरफ। बोन ग्राफ्ट को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से हम उसे ऑब्टेन करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल। पहली बात करते हैं ओरिजिन की। ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, एलोप्लास्ट। बेस्ड ऑन ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल, ऑस्टियोइंडक्टिव, ऑस्टियोकंडक्टिव, ऑस्टियोजेनिक एंड ऑस्टियोन्यूट्रल। तो आइए समझते हैं इन सब बात को। सबसे पहले ऑस्टियो इंडक्शन। ऑस्टियो इंडक्शन में क्या होगा कि जो बोन है उसको इंड्यूस किया जाएगा, ऑस्टियो इंडक्शन में क्या होगा कि सेल्स को इंड्यूस किया जाएगा जिससे कि नई बोन बने। ऑस्टियो कंडक्शन में क्या होगा कि एक पैसिव स्कैफोल्ड होगा जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट आके बैठेंगे और नई बोन बनाएंगे। ऑस्टियोजेनेसिस मीन्स जो बोन ग्राफ्ट हम लेंगे उसके अंदर पहले से ही स्टेम सेल होंगे और जिसके अंदर ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल होगा। तो हम इनको बारी बारी से समझते हैं। ऑस्टियो कंडक्शन। ऑस्टियो कंडक्शन इज अ प्रोसेस in which the bone graft material act as a non-viable scaffold। इसमें जो बोन ग्राफ्ट हम डालेंगे वो सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर की तरह रखा जाएगा जिसके चारों तरफ और अंदर बोन फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी बाद में। और इसमें दे अलाउ एपोजिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग बोन बट डू नॉट प्रोड्यूस और ट्रिगर बोन फॉर्मेशन। लेकिन ये किसी भी तरह से बोन फॉर्मेशन को इंड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर की तरह बोन जो ऑशियस डिफेक्ट था वहां पर रहेगा। देखिए ये बोन ग्राफ्ट है हमारा, ये हमने जो डिफेक्ट था ऑशियस उसमें रखा। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं थोड़े टाइम के बाद इट गेट फिल्ड विद द ब्लड, और ये जो एरिया ब्लड से फिल हो जाएगा इसके अंदर स्लोली ऑस्टियोब्लास्ट दे विल ले डाउन न्यू बोन, और धीरे धीरे ये जो बोन ग्राफ्ट है हमारा ये रिजॉल्व हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट विल टेक सम टाइम। तो ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि ब्लड फिल हुई और धीरे धीरे एंजियोजेनेसिस हुई और ऑस्टियोब्लास्ट का माइग्रेशन हुआ और बोन का ले डाउन हुआ, इसे कहते हैं ऑस्टियो कंडक्शन। और ऑलमोस्ट हर बोन ग्राफ्ट ऑस्टियो कंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। ऑस्टियो इंडक्शन, जैसा कि नाम बताता है इंड्यूस करना, इसमें कुछ ऐसे केमिकल होंगे जो बोन फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बोन मॉर्फियोजेनेटिक प्रोटीन की। बोन मॉर्फियोजेनेटिक प्रोटीन, इसका मतलब है बोन की मॉर्फियोजेनेसिस करेगा, शेप देने वाला प्रोटीन। तो जब ये प्रोटीन वहाँ पर मौजूद होगा तो उसे ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जो होंगे वो डिफ्रेंशिएट होंगे और वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारी न्यू बोन की फॉर्मेशन होगी। तो दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ्ट है इट इज़ बेटर देन ऑस्टियो कंडक्शन, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल स्कैफोल्ड था। इसमें जो केमिकल हैं ऑलरेडी मौजूद वो ऑस्टियोब्लास्ट को बनाने में, इंड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ऑस्टियोन्यूट्रल ग्राफ्ट, it will merely fill the defect without producing any effect and often get encapsulated। तो ये देखिए, ये डिफेक्ट में डाला हमने, थोड़े टाइम के बाद इट इज गेटिंग एनकैप्सुलेटेड। ऑस्टियोजेनेसिस ग्राफ्ट में जो हम ग्राफ्ट यूज करेंगे उसके अंदर ऑलरेडी ऑस्टियोब्लास्ट होंगे या ऑलरेडी सेल्स होंगे, स्टेम सेल्स होंगे जो न्यू बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, जैसा कि ऑटोजेनस ग्राफ्ट में हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट एंड एलोप्लास्ट। चलिए इसे देखते हैं। ऑटोग्राफ्ट, जैसा कि हम बोलते हैं ऑटो ग्राफ्ट, ऑटो मीन सेल्फ। अगर एक पेशेंट है जिसको बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है तो वो ग्राफ्ट उसकी बॉडी में से ही ऑब्टेन किया जाएगा, ऑटो, उसकी बॉडी में से ही ग्राफ्ट लिया जाएगा। अब ये हो सकता है कि या वो इंट्रा ओरल साइड से लिया जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा ओरल साइड से लिया जाए, इसे हम कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। दूसरा है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट सेम स्पीशीज
से लिया जाता है, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट पर्सन, इसे हम कहते हैं एलोग्राफ्ट। उसके बाद है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट वो ग्राफ्ट है जो हम एनिमल सोर्स से लेते हैं। और एलोप्लास्ट, एलोप्लास्ट प्लास्टिक मटेरियल, एलोप्लास्ट, प्लास्ट मीन्स दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री। ऑटो मीन्स सेल्फ, एलो मीन्स obtained from some another individual but of same species. Xeno means altogether different species and alloplast means it is manufactured in the factory. Autograft, autograft फिर से देखते हैं याद करने के लिए, क्योंकि इसको ये जो वर्ड्स हैं इनको याद करना और हमें अपने माइंड में बिठाना बहुत ज़रूरी है। ऑटोग्राफ्ट मीन्स, ऑटो मीन्स सेम, एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट जैसे कि हम एलोग्राफ्ट वो ग्राफ्ट होता है जो दूसरी किसी इंडिविजुअल से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि हम दुकान पे जाएं कि और बोले कि भैया हमें सामान दे दो, तो वो बोलेगा ये लीजिए एलोग्राफ्ट। तो इसका मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में। जीनोग्राफ्ट, जीनो का जब हम लिखते हैं तो ये इस तरह से, हम एक एक्स से स्टार्ट होता है। अगर हम इसको याद करने के लिए, ये सब देखिए ये जो ट्रिक्स हैं ये सब मैंने आपको याद करने के लिए आपके ब्रेन में फिक्स हो इसीलिए मैंने बनाया है ये। इसका बुक से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ जस्ट टू मेक द थिंग ईजी फॉर यू सो दैट यू ईजिली मेमोराइज द टर्मिनोलॉजी। एक्स को जब हम लिखते हैं और उसकी हम आइज ड्रॉ कर दें तो इट लुक लाइक अ एनिमल। तो ये एनिमल एक्स आते ही आपको ये याद हो जाना चाहिए, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। एलोप्लास्ट, प्लास्ट आते ही, प्लास्टिक आते ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फैक्ट्री और इट इज सिंथेसाइज्ड इन द फैक्ट्री। एलोग्राफ्ट, अ टिश्यू ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद इन सेम इंडिविजुअल। तो ये वो ग्राफ्ट है जो सेम इंडिविजुअल में ही से ही लिया जाएगा और सेम इंडिविजुअल में ही यूज़ किया जाएगा। इट इज़ कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ बोन एंड मैरो, क्योंकि वो उसी पेशेंट का है और इसके अंदर रिच ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल है, इसके अंदर मिनिमम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है और ये रैपिडली वास्कुलराइज हो जाएगा एंड इसमें पोटेंशियल टू रिलीज ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन फैक्टर। कहाँ से ऑब्टेन होगा? एक्सट्रैक्शन साइट, मैक्सिलरी ट्यूबरोसरी, ऑसियस कोगुलम। एक्स्ट्राओरल ऑब्टेन होगा इलियक क्रेस्ट, रिब, क्रेनियम एंड टिबियल मेटाफाइसिस। इंट्राओरल में ऑसियस कोगुलम है, जो कि अर्ल रॉबिन्सन ने ये टेक्निक सबसे पहले बताई थी। इसमें हमें बोन को रिमूव करना है कार्बाइड बर्स से एट द स्पीड ऑफ 5000 to 30,000 RPM। इसकी एडवांटेज ये है कि पार्टिकल साइज बहुत ही फाइन है, जिससे कि एडिशनल सरफेस एरिया हमें मिलता है। इसकी डिसएडवांटेज है लो प्रेडिक्टेबिलिटी, और अगर ऑसियस डिफेक्ट ज़्यादा बड़ा है तो हम ज़्यादा मटेरियल इतना निकाल नहीं सकते। सोर्सेज क्या है? लिंगुअल, मैंडिबुलर रिज, एक्जिस्टोसिस, इडेंचुलर रिज, बोन डिस्टल टू टर्मिनल टूथ एंड द बोन इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोप्लास्टी और ऑस्टिएक्टमी। नेक्स्ट इज बोन ब्लेंड। बोन ब्लेंड में हम बोन के जो पीसेस निकालने हैं वो हम कैप्सूल में डाल के उसको ट्राइचुरेट करेंगे और प्लास्टिक मास में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके बाद हम उसको ऑसियस डिफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। कैंसलस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसमें हम कैंसलस बोन मैरो निकालेंगे मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी से, इडेंचुलस एरिया से और हीलिंग सॉकेट से। और हम किसकी मदद से ये निकालेंगे? चिजल, क्यूरेट और ट्रेफाइन। देखिए इसमें ये ट्रेफाइन है, ट्रेफाइन से हमने बोन निकाली और ये हमने डिपिंग डिश में रखी, जिसको हम क्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बोन स्वेजिंग, बोन स्वेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम जो वर्टिकल डिफेक्ट है, लेकिन वो जो टीथ में वर्टिकल डिफेक्ट है वो इडेंचुलस एरिया के पास होना चाहिए और इसमें हम वर्टिकल कट देंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं डायग्रामेटिक समझाती हूँ ये टेक्निक कैसे करेंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ टेक्निकली डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ यूजफुलनेस इज़ वेरी लिमिटेड। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि जो वर्टिकल डिफेक्ट है वो इडेंचुलस एरिया के पास है, तो हम इसमें फ्लैप प्रेस करके वर्टिकल कट देंगे, लेकिन हम इसमें हॉरिजॉन्टल कट नहीं देंगे।
कट देने के बाद हम इसको डिस्टली पुश कर देंगे बोन को जहाँ पर डिफेक्ट है। तो देखिए ये हमने इसमें कट दिया, कट देने के बाद हमने इसको मूव कर दिया बोन को। इसमें सिर्फ वर्टिकल दिया है, हॉरिजॉन्टल कट हमने नहीं दिया है। एक्स्ट्रा ओरल साइट है इलियक, लेकिन जो एक्स्ट्रा ओरल जो हमारी बोन ग्राफ्टिंग टेक्निक है वो वी नो लॉन्गर यूज दिस। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, एक्सफोलिएशन, सीक्वेस्ट्रेशन, एडिशनल सेकेंडरी सर्जरी, वेरिंग रेट ऑफ हीलिंग, रूट रिजॉर्प्शन, रैपिड रिकरेंस ऑफ डिफेक्ट इन एडिशन टू पेशेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है एलोग्राफ्ट। तो एलोग्राफ्ट है जो कि किसी दूसरे इंडिविजुअल से हम लेंगे। डेफिनेशन, ग्राफ्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेनेटिकली डिसिमिलर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। इसके टाइप हैं डीमिनरलाइज फ्रीज ड्राइड, नॉन डीमिनरलाइज फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट एंड फ्रोजन इलियक कैंसरस बोन। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन है ये जो बोन हमें डोनेट करेगा? वो दूसरा आदमी कौन है? दूसरा आदमी है कैडेवर। एलोग्राफ्ट, इट हैज पोटेंशियल टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि ये दूसरे इंडिविजुअल से लिया गया है, इसका मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल। इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसका एंटीजेनिक पोटेंशियल को कम करने के लिए हम या तो उसको रेडिएशन देंगे, या हम उसको फ्रीज करेंगे, या उसको केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि कम से कम इम्यून रिस्पॉन्सेस हों। फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट और डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट। फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट कैडेवर से, फ्रेश कैडेवर से विद इन 24 आवर ऑब्टेन किया जाता है। बोन को छोटे छोटे पीसेज में अप्रॉक्सीमेटली 5 mm साइज में तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद बोन में से मैरो और सेलुलर डिब्रिस को निकाला जाता है। उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, और एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल से भी ट्रीटमेंट दी जाती है, क्योंकि उसका इम्यूनोलॉजिक जो उसकी जो रिएक्शंस पोटेंशियल है वो कम हो जाएं। उसके बाद उसको फ्रीज करके हम ड्राई कर देंगे। डीकैल्सिफाइड, जैसे कि डीकैल्सिफाई मीन्स इसका कैल्शियम हम निकालेंगे, और कैल्शियम कैसे निकलता है? एसिड ट्रीटमेंट से। तो आइए देखते हैं डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट कैसे बनेगा। ये भी फ्रेश कैडेवर से विद इन 24 आवर ऑब्टेन किया जाता है। बोन को स्मॉल पीसेस में 5 mm में ब्रेक किया जाएगा, और उसको रिपीटेड वॉश दी जाएगी। उसके बाद बोन पार्टिकल को फर्दर रिड्यूस किया जाएगा 250 टू 750 माइक्रोन मीटर में। उसके बाद बोन को गामा रेडिएशन से एक्सपोज किया जाएगा, जिससे कि उसका एंटीजेनिक पोटेंशियल कम हो जाए, जिससे कि उसका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक करने के चांसेस कम हो जाए। उसके बाद उसको HCl बाथ दी जाएगी। HCl बाथ क्यों? क्योंकि उसको हमें डीकैल्सिफाई करना है। उसके बाद रिंसिंग और पैकेजिंग की जाएगी। तो इसका मतलब फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट इट्स नॉट डीमिनरलाइज, क्योंकि इसके अंदर बोन अभी भी है, तो ये बेटर स्पेस मेंटेनेंस देगा, स्लो रिजॉर्प्शन होगा, ये ऑस्टियोकंडक्टिव है, और ये मोर रेडियो ओपेक है। ये सब प्रॉपर्टीज की कैल्शियम के कंटेंट होने की वजह से जुड़ी है। डीकैल्सिफाइड, जिसके अंदर कैल्शियम नहीं है, ये डीमिनरलाइज है एज अ नेम सजेस्ट। इसके अंदर बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन का कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिससे कि ये माना जाता है ये ऑस्टियो इंडक्टिव है। इट विल बी इंड्यूसिंग, इट्स अ केमिकल प्रोसेस विच विल बी इंड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोन। Because it does not contain calcium, rapid resorption will be there and it is radiolucent. Advantage: it availability in adequate quantities, easily available, predictable result, elimination of an additional donor site. It is considered freeze dried is considered osteoconductive, and decalcified is considered osteoinductive. And in periodontal defect, it results in significant probing depth reduction, attachment level gain, and osseous regeneration. Disadvantages: host incompatibility, contaminated specimen. If it is there, it lead to infection and potential of transmission of disease and antigenic potential that I have already discussed. Commercially available in the form of bio, Ossix and Encore. Xenograft. Tissue transferred from one species to another species. It is having osteoconductive property. Source is bovine source and natural corals.
काफ बोन एंड ऑर्गेनिक बोन ऑफ ऑक्स। ज़्यादातर ये ऑक्स या कैटल से ली जाती हैं, ये जो बोवाइन ओरिजिन की है, लेकिन कभी कभी ये पोर्साइन ओरिजिन की भी होती हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल कोरल, commercially available as BioOs collagen and PepGen 15. Advantage: histological studies show significant osseous regeneration and cementum formation. Disadvantages: risk of disease transmission, but although it's very negligible. Alloplast. Alloplast, it's a synthetic material, an inert foreign body used for implantation into the tissues. Type: hydroxyapatite, ceramic, under ceramic, resorbable beta tricalcium phosphate, non-resorbable bioactive glass. Other than that, polymer, plaster of Paris and plastic material can be used. In calcium phosphate biomaterial, two components are there, hydroxyapatite and tricalcium phosphate. हाइड्रोक्सीपेटाइट में कैल्शियम फॉस्फेट की रेशो 1.67 है, जबकि ऑपोजिट में ये 1.5 है। हाइड्रोक्सीपेटाइट नॉन बायोरिजॉर्बेबल है, ये पार्टली बायोरिजॉर्बेबल है। जो हाइड्रोक्सीपेटाइट है ये अवेलेबल है मैक्रोपोरस और माइक्रोपोरस फॉर्म में, और कमर्शियली अवेलेबल नाम है इसका जीबोन और साइबोग्राफ्ट, और ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट का RTR। एडवांटेज: जैसा कि ये फैक्ट्री से सिंथेसाइज होकर आए, तो इसमें कोई चांसेस नहीं है कि टिश्यू कंपैटिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आए, तो ये इट हैज़ एक्सीलेंट टिश्यू कंपैटिबिलिटी। इट इज़ वेल टॉलरेटेड, they are osteoconductive not osteoinductive, result in clinical repair of periodontal lesion. Next is bioactive glass. Bioactive glass consists of sodium, calcium salt, phosphate and silicon dioxide. तो ये 2 पार्टिकल साइज में अवेलेबल है, 90 to 170 माइक्रोमीटर पेरियोग्लास in the name of पेरियोग्लास एंड 300 to 355 माइक्रोमीटर एज बायोग्रेन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? When this material came in contact with the tissue fluid, जब ये मटेरियल टिश्यू फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, द सर्फेस ऑफ पार्टिकल बिकेम कोटेड विद हाइड्रोक्सी कार्बोनेट एपेटाइट, इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिक ग्राउंड प्रोटीन सच एज कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ग्लूकोसामिन ग्लाइकेन, विच अट्रैक्ट ऑस्टियोब्लास्ट दैट रैपिडली फॉर्म द बोन। तो ये देखिए, ये बोन डिफेक्ट है, इसमें हमने बायो एक्टिव ग्लास डाला है, तो थोड़े ही टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है इट गेट कोटेड विद हाइड्रोक्सी कार्बोनेट एपेटाइट, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन सच एज कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ग्लूकोसामिन सब इसमें आके लग जाएंगे, और फिर इससे ऑस्टियोब्लास्ट अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि नई बोन बनेगी। देखिए ये डायग्राम मैंने बहुत ही सिंपल रखे हैं, इसीलिए क्योंकि आप जो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना आपके लिए ईजी रहे। तो आफ्टर सम टाइम हाइड्रोक्सीपेटाइट फॉर्मेशन विल बी देयर अराउंड द बायोएक्टिव ग्लास। अब बोन ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले हमें पेशेंट का सिलेक्शन करना है। पेशेंट के सिलेक्शन में क्या है, पेशेंट को पेरिडोंटाइटिस होने, जिस पेशेंट में पेरिडोंटाइटिस होगी हमें उसके रेडियोग्राफ लेने हैं। उसके बाद हमें थॉरो स्केलिंग और रूट प्लानिंग करनी है। फ्लैप डिज़ाइन विद प्लान ऑफ क्लोजर, हमें फ्लैप डिज़ाइन जब हम करते हैं तो हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि उसका बाद में क्लोजर किस प्रकार से होगा। फिर डीग्रैनुलेशन ऑफ डिफेक्ट, जो डिफेक्ट मिलेगा हमें ओपन करेंगे, उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है। रूट की प्रिपरेशन करनी है, थॉरो स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करना है। और बोन ग्राफ्ट रखने से पहले हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि ब्लीडिंग हो, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी, बोन ग्राफ्ट के अंदर ब्लड जाएगा, तो ही उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और सारे जो हमारे ग्रोथ फैक्टर हैं सब जाएंगे, और जिससे हमारी बोन बनने में काफ़ी हेल्प होगी। फिर हमें कंडेंस करना है बोन ग्राफ्ट मटेरियल को, फिर उसका अच्छे से कवर करना है, और पेरिडोंटल ड्रेसिंग देने के बाद अच्छी पोस्ट सर्जिकल केयर देनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, हम जैसे कि मैंने पहले बोला था कि नॉन बोन ग्राफ्ट और बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड टेक्निक होती हैं, वी कैन कंबाइन द टेक्निक। नाउ आउटकम, हम जब ये सर्जरी करते हैं नॉन बोन ग्राफ्ट और बोन ग्राफ्ट एसोसिएटेड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? देखिए पेरिडोंटाइटिस है। अब हम क्या चाहते हैं? फर्स्ट इज न्यू अटैचमेंट। देखिए ये बोन का लेवल प्रीवियस था, हम चाहते हैं न्यू बोन बनना, न्यू पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर बनना, कनेक्टिव टिश्यू का हील होना,
और वापस से जंक्शनल एपिथेलियम का फॉर्म होना. दिस इज न्यू अटैचमेंट. दिस इज व्हाट वी वांट. सम टाइम दिस न्यू अटैचमेंट इट विल टेक प्लेस सम टाइम. लेकिन सेकंड व्हाट इज सेकंड मोड क्या होगा? सेकंड इज लॉन्ग जंक्शनल एपिथेलियम. इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट न्यू अटैचमेंट विल बी देयर. लॉन्ग जंक्शनल एपिथेलियम. लॉन्ग जंक्शनल एपिथेलियम में क्या होगा? जब हीलिंग होती है स्टार्ट, तो एपिथेलियम होती है, उसकी ट्रिमेंडस पोटेंशियल होता है हील करने का, तो वो सबसे पहले डिवाइड होती है और माइग्रेट कर जाती है हीलिंग एरिया में, जिससे कि बोन को और पेरिडोंटल लिगामेंट को या और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को हील होने का टाइम नहीं मिलता, और ये बन जाती है लॉन्ग जंक्शनल एपिथेलियम. और ये लॉन्ग जंक्शनल एपिथेलियम इट इज़ वनरेबल टू ब्रेक डाउन. ये इसकी टेंडेंसी होती है कि ये ब्रेक डाउन हो जाए और फिर से हमारा जो जिंजाइवल जो पॉकेट डेप्थ थी वापस से आ जाए. नेक्स्ट इज रूट रिजॉर्प्शन एंड एंकाइलोसिस and then recurrence of pocket. So these are various outcome of reconstructive surgery. Thank you all.